नमस्कार। एक और नए वीडियो के साथ आज की इस वीडियो का विषय होने वाला है एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र, जिसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 8 बताने वाला हूं। इस चैप्टर का नाम है व्यक्तित्व एवं व्यक्तित्व परीक्षण। तो इस चैप्टर में मैं आपको नोट्स बताऊंगा। नोट्स के माध्यम से आप सीख पाएंगे इस चैप्टर में क्या बताया गया है, और साथ ही आपकी एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि आपको नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और साथियों को शेयर कर देना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की सबसे पहले मैं आपको अति लघु उत्तरीय बताने वाला हूँ। पहला प्रश्न है, व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, व्यक्ति के अपने वातावरण के साथ अपूर्व एवं स्थायी समायोजन के योग को व्यक्तित्व कहते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी समाजशास्त्री उनके अनुसार भी परिभाषाएं दी हुई हैं किताब में, तो आप देख सकते हैं, उनको भी याद कर सकते हैं। ये मेरे को सबसे ज़्यादा छोटी लगी, तो ये मैंने आपको बताया है। अगला है, व्यक्तित्व के प्रकार बताइए। तो व्यक्तित्व के 3 प्रकार हैं। पहला, शारीरिक रचना की दृष्टि। दूसरा, समाजशास्त्रीय दृष्टि से। तीसरा, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व के निर्माण में किन 2 बातों का प्रभाव पड़ता है? उत्तर में मुख्यतः व्यक्तित्व पर वातावरण और वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसी के साथ समायोजन करता है, और जिस परिवार में रहता है उसे गुण उस बालक को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आप समझ चुके होंगे, जैसा कि कुछ वातावरण मिलता है परिवार में, तो उसके अनुसार भी समायोजन करता है, उसमें भी कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलता है व्यक्ति के अंदर। तो वो एक व्यक्ति का जो गुण हो जाएंगे, तो वो व्यक्ति का एक व्यक्तित्व बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या अभिप्राय है? तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व उन व्यक्तियों का होता है जिनका स्वभाव, आदतें, गुण बाह्य रूप से प्रकट नहीं होता। ये आत्म केंद्रित होते हैं और सदा अपने में खोए रहते हैं। इन्हें बाहरी जगत की कोई चिंता नहीं है। ठीक है, ये अपने आप में खोए रहते हैं। फिर उसके बाद आता है, बाह्यमुखी व्यक्तित्व का भाव स्पष्ट कीजिए। और बाह्यमुखी व्यक्तित्व उस व्यक्ति को कहा जाता है जो बाह्य जगत में रुचि लेता है। इनका स्वभाव, आदतें, गुण बाह्य रूप में प्रकट होता है। यह हमेशा मिलनसार होते हैं और दूसरों से सम्मान, प्रशंसा पाने की इच्छा रखते हैं। मतलब सभी से बातें करते हैं, व्यवहार रखते हैं। और जो अंतर्मुखी होता है वो अपने आप में खोई रहता है और ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करता है। अगला प्रश्न, बाह्यमुखी व्यक्तित्व की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। तो इसमें हम विशेषता जानने वाले हैं। जैसे कि पहला है, यह दूसरों के प्रति अच्छा स्वभाव रखने वाले होते हैं। दूसरा, इनमें कार्य कुशलता की मात्रा अंतर्मुखी से अधिक होती है। तीसरा, यह आत्मचिंतनशील नहीं होते, परंतु सभी के विचार के आधार पर अपना विचार प्रकट करते हैं। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर चौथा पॉइंट लिखा हुआ है, नहीं, ये चौथा पॉइंट नहीं है, ये तीसरा ही पॉइंट है। तो 3 मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि अति लघु है, इसमें ज़्यादा रहता नहीं है इतना। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार का उल्लेख कीजिए। ये एक समाजशास्त्री हैं, इनके अनुसार क्या है व्यक्तित्व? यह वर्गीकरण शेल्डन ने शारीरिक गुणों के आधार पर किया है। इन वर्गीकरण का आधार शेल्डन का शरीर विज्ञान तथा शरीर विकास के आधार पर 4000 व्यक्तियों का अध्ययन है, यथा कोमल तथा गोलाकार, आयताकार तथा लंबाकार।
ये प्रकार हैं। ठीक है, तो 4000 व्यक्तियों का अध्ययन अगर कर लिया है तो वह एक शेल्डन जो समाजशास्त्री हैं उनके अनुसार ये हो जाता है वर्गीकरण। किनका? व्यक्तित्व का। अगला पॉइंट मतलब अगला प्रश्न है, संतुलित व्यक्तित्व की 4 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, संतुलित व्यक्तित्व के गुणों का वर्णन कीजिए। तो 2 प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, आपको एक ही प्रकार से लिखना होगा। ठीक है, ये वाला उत्तर जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा अच्छा मानसिक विकास, तीसरा संवेगात्मक संतुलन, चौथा सामाजिकता। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत भिन्नता से आप क्या समझते हैं? उत्तर में होगा व्यक्तित्व संबंधी विभिन्नताओं को शरीर रचना दृष्टिकोण, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर बांटकर उन्हें उनकी योग्यता एवं रुचि के अनुरूप वर्गों में रखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसकी परिभाषा। अगला, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हमने बाह्यमुखी के बारे में तो जान ही लिया था, अब अंतर्मुखी की व्यक्तित्व की विशेषताएं भी जान लेते हैं। पहला, बाह्य जगत की वस्तुओं से कम अनुराग होता है, मतलब रुचि नहीं रहती ज़्यादातर। दूसरा, वे एकाकी होते हैं, मतलब अकेले होते हैं, अकेले ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तीसरा, कर्तव्य परायण होता है तथा समय का सदैव ध्यान रखते हैं। चौथा, यह व्यवहार कुशल नहीं होते, मतलब सभी के साथ व्यवहार कुशल नहीं होते, घुल मिल नहीं रहते। अगला प्रश्न, संतुलित व्यक्तित्व के अच्छे गुणों को बताइए। पहला, सामान्य मानसिक शक्ति, दूसरा प्रसन्नमुख, तीसरा धनात्मक चरित्र, चौथा संवेगात्मक परिपक्वता, पांचवा विश्वासी एवं परिकृत आदि। ठीक है, तो ये उत्तर भी हमारा कंप्लीट होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ लघु उत्तरीय। पहला प्रश्न, व्यक्तित्व मापन की साक्षात्कार विधि क्या है? उत्तर में, साक्षात्कार से तात्पर्य है कि व्यक्तिगत रूप से कुछ प्रश्नों के आधार पर व्यक्ति से संबंधित सूचनाओं को ग्रहण करने से है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने में सहायक होता है। इस विधि का प्रयोग नौकरी के दौरान छात्र की योग्यता का आकलन करने के लिए किया जाता है। इस विधि में सूचनादाता और सूचना ग्रहणकर्ता के बीच गोपनीय रखा जाता है। ठीक है, तो यानी व्यक्तित्व मापन की इसमें होता है कि आमने सामने जो व्यक्ति है वह बात करता है और कोई भी टॉपिक पर बात करता है तो उन दोनों व्यक्तियों के बीच रहता है, ना कि वह तीसरे चौथे व्यक्ति को बताता है। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व मापन परीक्षण पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। उत्तर में, व्यक्ति की एक ऐसी विशेषता है जो उसके संपूर्ण अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है। व्यक्तित्व का विकास शिशु में जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक चलती है। इसकी कहानी व्यक्ति से शुरू होकर व्यक्ति पर ही समाप्त हो जाती है। व्यक्तित्व संपूर्ण व्यवहार का दर्पण है। व्यक्ति की अभिव्यक्ति के आचार विचार क्रिया उसकी गतिविधियों द्वारा होती है। व्यक्तित्व को उसके गुण द्वारा पहचाना जाता है और उसी पर वह निर्भर होता है, जैसे शारीरिक गुण, मानसिक गुण, संवेगात्मक गुण, सामाजिक गुण आदि। मनोवैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर 3 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन है। पहला है अंतर्मुखी, जो मैंने आपको बता दिया है। दूसरा है बाह्यमुखी और तीसरा है उभयमुखी। उभयमुखी का मतलब होता है वो दोनों में बराबर रखता है, इक्वल, मतलब एक एकांकी भी रहना चाहता है और कहीं ना कहीं बाहर भी मिलनसार रहता है।
उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, शिक्षा के व्यक्तित्व परीक्षणों की उपयोगिता बताइए। पहला, व्यक्तित्व परीक्षण के द्वारा बालकों के व्यक्तित्व को समझने में सहायता होती है। दूसरा, व्यक्तित्व परीक्षण द्वारा बालकों में जो भिन्नता पाई जाती है उसका ज्ञान करके शिक्षक अपने उद्देश्यों में पूर्ति करता है और उसी के आधार पर पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ एवं परीक्षा आदि की पूर्ति करता है। तीसरा, इन परीक्षण के माध्यम से बालकों को व्यवसाय एवं शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है। चौथा, विद्यार्थी के व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए उपयोगी है। इस प्रश्न में हमें जाना शिक्षा के व्यक्तित्व के बारे में, मतलब कि शिक्षा में क्या उसका विचार रहता है, क्या व्यवहार रहता है। जैसे कि कोई टॉपिक अगर पढ़ा रहे हैं तो अगर समझा दिया गया है तो अगले अपने जो है अलग अलग विचार रहते हैं विद्यार्थी के। कोई विचार अलग प्रकार से लिखता है, कोई प्रकार अलग प्रकार से लिखता है। मतलब कि जैसे कोई टॉपिक समझाया है उस पर एक प्रश्न पूछ लिया जाए तो अपना अपना मतलब विचार देता है विद्यार्थी। तो ये हो जाता है शिक्षा के व्यक्तित्व परीक्षण की। तो इसमें वह अपने विचार को प्रकट करता है, व्यक्तित्व को मतलब दर्शाता है। अगला प्रश्न, व्यक्ति मापन की प्रक्षेपण विधि क्या है? किसी एक विधि का वर्णन करें। तो देखिए, प्रक्षेपण विधि सिगमांड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित की गई है। यह विधि सुरक्षा प्रक्रियाओं में प्रक्षेपण क्रिया पर आधारित है। इस विधि में व्यक्ति अपनी अनुभूति, विचार, आकांक्षा तथा संवेगों को प्रकट करता है या फिर दूसरों पर आकर करता है। इस विधि में कुछ विधियाँ निम्न हैं, जैसे कि देखिए पहला यहाँ पर लिखा है कथा संस्कार परीक्षण। दूसरा, रॉर्सा इकलट प्लॉट परीक्षण। तीसरा, चिल्ड्रन एपर सेक्शन टेस्ट। चौथा, शब्द सहचार परीक्षण। पांचवा, वाक्य पूर्ति तथा कहानी पूर्ति परीक्षण। तो मैं आपको बता देता हूँ रॉर्सा परीक्षण। तो जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है वो मैं आपको परीक्षण बताने वाला हूँ, रॉर्सा। इस परीक्षण के बारे में, इसका निर्माण स्विट्ज़रलैंड के वैज्ञानिक हरमन रॉर्सा ने 1921 में किया था। मुख्यतः इसका प्रयोग मानसिक रोगियों पर किया जाता है। इस परीक्षण में एक गद्दे पर सिकाई के 10 धब्बे बनाए जाते हैं। पहले 5 में काला व सफ़ेद रंग, अगले 3 में लाल और काला व सफ़ेद रंग, अंतिम 2 में कई प्रकार के रंग प्रयुक्त किए जाते हैं। इसमें विषय के साथ एकात्म भाव स्थापित कर एक एक कार्ड उसके सामने रखे जाते हैं और उस कार्ड पर उसकी प्रतिक्रिया व समय लिखा जाता है और यह देखा जाता है कि विषय ने कितने धब्बों को देखा, उससे संबंधित उत्तरों को लिखा। ठीक है, लिखा जाता है। तो इस प्रकार से टेस्ट किया जाता है मानसिक स्तर को। अगला, व्यक्तित्व के निर्माण में किन किन बातों का प्रभाव पड़ता है? तो पहला तो है जैविक या आनुवंशिक या वंशानुक्रम। दूसरा है पर्यावरण संबंधी कारक। तो पहला हम जानते हैं सबसे पहले जैविक आनुवंशिक, जिसको बोलते हैं हम वंशानुक्रम। यह व्यक्तित्व के मौलिक रूप को प्रभावित करने वाले कारक हैं। व्यक्तित्व संबंधी गुण इन अंकों के द्वारा प्रभावित होते हैं। और जैसे कि पहले यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है शरीर। व्यक्तिगत शरीर सुंदर, आकर्षित
स्वस्थ होने पर उसके व्यक्तित्व को अच्छा माना जाता है। और दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। शरीर के अंदर जो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनसे हार्मोन्स निकलते हैं, शरीर के भिन्न भिन्न भागों दृढ़ता प्रदान करते हैं। इन हार्मोन्स की अधिकता व कमी के कारण शरीर पर प्रभाव पड़ता है। ये दूसरा हो गया। तीसरा, तंत्रिका तंत्र। शरीर में पाई जाने वाली नसों के जाल को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यह कामेंद्रियों को मानसिक के द्वारा सूचना प्रदान करती हैं और फिर वह कामेंद्रियाँ परिस्थिति को समझकर व्यवहार करती हैं। चौथा, बुद्धि। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व। बुद्धि के आधार पर ही व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है, जैसे तीव्र बुद्धि बालक, मंदबुद्धि बालक और सामान्य बुद्धि बालक। अगली हेडिंग है पर्यावरण संबंधी कारक। ठीक है, तो पहली हेडिंग तो हमने जान लिया, दूसरी हेडिंग है ये। तो बालक जिस वातावरण या पर्यावरण में रहता है उस पर उसी पर्यावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। पर्यावरणीय कारकों में भौतिक पर्यावरण अर्थात जिस जलवायु में बालक रहता है उसका स्वास्थ्य, परिश्रम और बुद्धि उसी आधार पर होगी। जैसे ठंडी जलवायु के लोग स्वस्थ, मजबूत और गोरे एवं परिश्रमी होते हैं। इसके अलावा बालकों पर समाज और आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। आर्थिक दशा अच्छी होने से व्यक्तित्व का विकास तीव्र होता है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेन भूमिका है आर्थिक स्थिति की। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।